गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मंत्र पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इसकी व्याख्या जो करनी है उसे हम सीख रहे थे। पिछली कक्षा में हमने ये देख लिया था कि कैलाशनाथ जो डॉक्टर चड्ढा का बेटा है उसकी 20वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। सभी लोग प्रीत भोज में सहभागिता कर रहे सहभागी थे। तभी वहाँ पर मृणालिनी आती है और वह कैलाशनाथ से अपने सांपों को दिखाने का आग्रह करती है। पहले तो कैलाशनाथ मना करता है, लेकिन बाद में वह प्रीति भोज समाप्त होने के बाद कैलाशनाथ मृणालिनी और कुछ मित्रों को लेकर के सांप के दरबों के पास पहुंचता है और वह सांपों को दिखाना शुरू करता है। तभी एक मित्र तंज कसता है कि इसके विषैले दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाशनाथ उनकी शंका का समाधान करने के लिए एक विषैले काले नाग को पकड़ लेता है, तेज से उसकी गर्दन दबाता है। सांप को ऐसा लगता है कि कैलाशनाथ क्या मुझे मार ही डालेगा। ऐसा तो व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। दांत दिखाने के बाद जैसे ही कैलाशनाथ सांप की गर्दन को ढीली करता है, सांप तेजी से कैलाशनाथ की उंगली में काटता है और वहां से भाग जाता है। सांप के काटने पर विष फैलने लगता है। कैलाशनाथ की हालत क्षण प्रति क्षण बिगड़ती जाती है और थोड़ी ही देर में कैलाशनाथ पर मृत्यु के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रोना पिटना शुरू हो जाता है। तभी कुछ लोग सलाह देते हैं कि यदि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए तो बच्चे की जान बच सकती है। उसी के आगे एक मुसलमान सज्जन अपना तर्क देते हैं, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गईं। ऐसे बाकमाल लोग पड़े हुए। उन्होंने बताया कि झाड़ फूक में बहुत शक्ति है। तमाम ऐसे झाड़ फूक जानने वाले कमाल के लोग हैं जो कब्र में पड़ी हुई लाशों को जिंदा कर देते हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इनकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो ये नौबत ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर सुनता कौन था। डॉक्टर साहब ने कहा कि उस समय तो मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो इसके कहने पर आ गया। अगर मैं इसके कहने पर नहीं आता, नस्तर लगा देता तो आज ये नौबत नहीं आती। चीरा लग जाता, विष बाहर निकल जाता और कैलाशनाथ ठीक हो जाता। लेकिन मैं तो इसके कहने पर आ गया। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि किसी को बुलाइए, कोई जानकारी में हो मंत्र झाड़ने वाला, उसे बुलाइए। आ करके वह मेरी पूरी संपत्ति ले ले, धन दौलत मकान सब कुछ ले ले, मैं तन पर एक कपड़ा एक लंगोटी बांध कर निकल जाऊंगा, सारी संपत्ति उसके पैरों में रख दूंगा, बस मेरा कैलाशनाथ ठीक हो जाए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। तभी वहीं पर एक सज्जन थे जो किसी महाशय को बुला लाए, मंत्र झाड़ने वाले को। वह आया, कैलाशनाथ की शक्ल देखी, शक्ल को देखकर ही उसकी मंत्र चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। उसने डॉक्टर चड्ढा से कहा कि जो कुछ अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वो हो चुका। उसने ये कहा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अर्थात कैलाशनाथ अब मर चुका है। डॉक्टर साहब उसकी बातों से कुछ झल्ला जाते हैं और कहते क्या, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। डॉक्टर साहब झल्ला कर कहते हैं, अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो हो गया,
जो कुछ होना था वो तो अभी हुआ ही नहीं है। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। उन्होंने बताया कि माँ बाप ने तो अभी बेटे के सर पर सेहरा नहीं देखा। जानते होंगे आप लोग सेहरा कब बनता है, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है। और उन्होंने मृणालिनी के लिए कुछ शब्द कहे कि मृणालिनी ने जो तमाम स्वप्न देख रखे थे, क्या उसके ये स्वप्न पूरे हो गए। मन के यह स्वर्ण स्वप्न जिससे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। उन्होंने बताया कि तमाम स्वप्न उन्होंने देख रखे थे, ये स्वप्न रूपी जो नाव थी वह लगता है अब डूब गई, अर्थात जो कुछ भी होना था वह ना होना था वह हो गया। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। लेखक थोड़ी देर पहले की बात करता है, जब प्रीति भोज चल रहा था, सभी लोग खा पी रहे थे, तब कैसा एक माहौल था। सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे, लाइटें जल रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। मैदान तो वही सब कुछ था, वही हरा भरा मैदान आज भी था, अभी भी था। चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति सभी जगह छाई हुई थी। वही सारे मित्र समाज थे, वही मिलने वाले लोग थे, वहां पर वही वाद्य यंत्र, जितने मनोरंजन के सामान थे वो सब कुछ वहीं पर रखे हुए थे। किंतु अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। जहां उस समय उन वाद्य यंत्रों के द्वारा लोग आनंदित हो रहे थे, आनंद ले रहे थे, अब क्या हो रहा था कि वो वाद्य यंत्र बजना बंद हो गए थे, वो सब रखे हुए थे। लोग जहां हंस रहे थे वहां अब लोगों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब इसके आगे, शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। आगे देखिए, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ लोग रो रहे थे, विलाप हो रहा था। ये सारी घटनाएं हो गई थी। वहीं शहर के एक किनारे पर छोटा सा मकान था, एक कमरा था जहां बैठे हुए एक बूढ़ा और बुढ़िया का जोड़ा रहता था। वही दो लोग, वही बूढ़ा बुढ़िया। बूढ़ा भगत था जो अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास गया था। बूढ़ा और बुढ़िया के सामने एक अंगीठी जल रही थी, उसी को ताप करके वह जाड़े की रात को काट रहे थे। बूढ़ा बीच बीच में नारियल पीता था, अर्थात तंबाकू जो रखकर पी जाती है, जिसे हुक्का कहते हैं, उसी को पी रहा था और बीच बीच में खांसता था। देखा होगा तंबाकू जब पीते हैं तो बूढ़े लोगों को खांसी आ जाती है, और वो बीच बीच में उसी प्रकार खांस भी रहा था। बुढ़िया को ठंड सी लग रही थी। वह इतनी कमजोर थी कि अपनी गर्दन बिल्कुल घुटनों में छिपा करके बिल्कुल बैठी थी, घुटनों में घुसाए हुए थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। और क्या था, उनके यहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, बहुत गरीब थे। एक मिट्टी के तेल का जो दीपक है वह ताक, यानी कि देहाती भाषा में कहें तो अरवा जिसे कहते हैं, बड़े यहाँ अलमारी से जो छोटा पार्ट, तो वहीं रखे हुए जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना। इतने गरीब थे कि बेचारों के पास ना तो एक चारपाई थी और ना ही बिछौना था।
कमरे में एक किनारे पर थोड़ा सा पुआल, पुआल अर्थात पैरा, जो धान की फसल में पैरा पुआल आप लोग जानते होंगे, पड़ा हुआ था। उसी में वही उनका बिछौना था और उसी में लेट करके अपनी रात काट लेते थे। उसी कमरे में एक किनारे पर एक चूल्हा था जिसमें उनका खाना बन जाता था। अब उनका कार्य क्या था, बुढ़िया बेचारी दिन भर कंडे गोबर समेटती और फिर कंडे बनाती, उनके लकड़ियां सूखी बिन लाती। जो बूढ़ा था बाजार से सन ले आता, सूत जो होता है वो लेकर के आता और उसकी रस्सी बना बना करके फिर बाजार में बेच आता। तो उससे उनकी किसी प्रकार की जीविका चल रही थी। वह उनको लोगों ने ना तो कभी हंसते देखा और न रोते देखा। वह इस ऐसी स्थिति में आ गए थे कि रोना हंसना उनके जीवन में था ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो चुका था। वह किसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन काट रहे थे। बचा हुआ जो बहुत ही कम शेष जीवन बचा हुआ था उसी को काट रहे थे। तभी बैठे बैठे बुढ़िया बोलती है कि सन तो है नहीं कल के लिए, क्या करोगे, कल काम क्या करोगे। बूढ़ा कहता है जाकर झगड़ू साहू से 10 सेर उधार ले आऊंगा। बूढ़ा कहता है झगड़ू साहू की दुकान है, वहां जाऊंगा और 10 सेर सन उधार लेकर चला आऊंगा। फिर बुढ़िया क्या कहती है, उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं और उधार कैसे देगा। बुढ़िया कहती है जो पहले उधार लेकर आए थे उसका पैसा तो अभी पहुंचाया नहीं, इसलिए वह उधार नहीं देगा, ना देगा। बूढ़ा क्या कहता, ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की घास भी ना काटूंगा। बूढ़ा कहता कोई बात नहीं, अगर उधार नहीं देगा तो नहीं देगा, अब मैं दूसरा काम करूंगा। दूसरा काम क्या है, कहता दोपहर तक घास काटूंगा, उसे बाजार में बेच दूंगा, तो दिन भर दोपहर तक कम से कम 2 पैसे की घास तो काट ही लूंगा। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। इसके आगे बेटा कल यथावत फिर से क्लास चलेगी। हम आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।